हेलो क्लास 11। कैसे हैं बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये चैप्टर बेसिकली मैंने प्लांट फिजियोलॉजी से लिया है। प्लांट फिजियोलॉजी एक आपका यूनिट है, उसमें आखिरी चैप्टर है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ईजी है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, आपको मेमोराइज ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसको आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी हो, लेकिन कोई बात नहीं। लेक्चर को ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। लेक्चर खत्म होने के बाद आपका वो टॉपिक याद हो जाएगा। समझ आना तो दूर की बात है, समझ तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ मैं जितनी बार उस स्टेप को लिखूंगा, चाहे जितने भी प्रोसेस में जितने स्टेप आएंगे, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार आपको लिखना है, जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आपको बोलना है। उससे आपका वो टॉपिक समझ तो आएगा ही आएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आपका मन करे तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर इजी है। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले एक वर्ड देख रहे हैं आप, रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? तो देखिए, रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है। उनको एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी किस लिए? जैसे मान लीजिए मैं खुद हूँ, मुझे चलना है, मुझे भागना है, मुझे कुछ बोलना है, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी तो कुछ चाहिए, बोलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। मान लीजिए अगर मैं खाना ना खाऊं तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा आपको? चलिए, एक दिन पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ा दिया, तीसरे दिन मेरी खुद की एनर्जी लो हो जाएगी। जैसे नहीं होता कि जब आपका फोन स्विच ऑफ होने वाला तो रेड शो हो जाता है, या पावर सेवर मोड स्टार्ट होने लग जाता है, आपका पूरा डिम हो जाता है फोन, यही होता है। तो यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी मिलता कहाँ से? तो आप बोलेंगे हम तो एनर्जी लेते हैं ग्लूकोन डी से। नहीं, ठीक है। हाँ, ग्लूकोन डी से एनर्जी मिलता है। नॉर्मली पूछा जाए तो आपको एनर्जी मिलता कहाँ से? तो आप बोलेंगे खाना से। जो फूड ले रहे हैं आप, उसके जरिए आपको एनर्जी मिल जाता है। एग्जैक्टली यही होता है। फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है, फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। कितना इजी है, क्या है इसमें? फूड से एनर्जी लेने की प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। अब वो कैसे मिलेगा आपको? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अभी ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट पे जाऊंगा अभी। हमारे साथ क्या है, इसके हमने अपने नोज के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद CO2 निकालते हैं। तो ऑक्सीजन गया, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे लंग्स होगा हमारा, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन गया, गया 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 गया, और लंग्स से वो चला गया कहाँ पे? ब्लड के अंदर। और ब्लड से जो CO2 था वो बाहर आ गया, यानी लंग्स के अंदर आ गया, फिर लंग्स से वो बाहर निकल जाएगा नोज के थ्रू। नॉर्मल बता रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं बता रहा। अब ये ऑक्सीजन जाएगा हमारे सेल्स के पास। कहाँ जाएगा? सेल्स के पास जाएगा। ये हमारा मान लीजिए सेल है, ठीक है। सेल क्या करेगा? सेल इस ऑक्सीजन को लेगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के ATP में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के ATP में कन्वर्ट कर देगा। ATP क्या है? ATP है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP जैसे हम लोग का जो पैसा होता है, मतलब कि जो हम लोग का करेंसी है वो रुपी है ना। हम 100 रुपए 200 रुपए ऐसे बोलते हैं ना। उसी प्रकार से बॉडी की जो एनर्जी है, उसकी जो करेंसी है वो ATP है। वहां पे ऐसे नहीं बोलते कि 100 रुपए 200 रुपए, ऐसे नहीं। वहां पे होता है कि 2 ATP 3 ATP 4 ATP। ATP करेंसी है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे समझ में, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कुछ नहीं, ग्लूकोज को तोड़ के ATP लेने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जो ग्लूकोज जो है
वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं टूट रहा, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं टूट रहा, तब उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां से आपको दो बात क्लियर हो गया, क्या? पहला, रेस्पिरेशन का मतलब और उसके टाइप। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है, फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगर वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है, अगर वो फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट रहा है तब हम उसको बोलेंगे एनोरोबिक रेस्पिरेशन। बोलिए क्लियर है? बताइए, समझ आता है इतना? तो ये तो मैंने जनरल डेफिनेशन बता दी, थोड़ा टेक्निकली चलते हैं। टेक्निकली डेफिनेशन ये होगी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, कार्बन के दो कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ने के जो प्रोसेस है और उससे जो एनर्जी मिलेगी उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, चलिए देखिए, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, इस ग्लूकोज को तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। मान लीजिए इसको क्या करना है? तोड़ना है, ब्रेक डाउन। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद क्या चाहिए हमें इससे? एटीपी चाहिए। तो ग्लूकोज में तोड़ोगे क्या आप? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे। ठीक है, और जब तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा, और इसी को क्या बोलेंगे हम? रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। सिंपल सा बात यह है कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी लेना है। कैसे लेंगे? उसके कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ के जो एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी किसके फॉर्म में मिलेगी? एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलेगी, इतना पता है? तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको बोल दीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ रहे हैं, दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, एनसीईआरटी कुछ बातें बताता है, कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, सबको एनर्जी की जरूरत होती है। किसके लिए? फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीथिंग। कह रहा है जितनी प्रोसेस है इन सब में एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी आएगा कहां से? एनर्जी आएगा फूड से। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कहां से आएगा? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, ये एनसीईआरटी ने बता दिया है। अब यही जो प्रोसेस है, इसी फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम? रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया? अच्छा, रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले जॉन इंजन हॉस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। किसने? जॉन इंजन हॉस। ठीक है, याद रखिएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म, देखिए डेफिनेशन देखिए कितना कितना एक्यूरेट डेफिनेशन है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन सेल लीडिंग टू रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखिए, दोनों डेफिनेशन सही है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है थोड़ी सी, और ये जनरल डेफिनेशन है। बताइए, समझ आ गया? रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, फूड को तोड़ के उससे एनर्जी लेना है।
एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देना है, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इसी को हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या फर्क होता है? एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो लिखिए, देखिए लिखा है वहां पे, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन of food in the presence of oxygen, very important, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, ठीक है। एनारोबिक में देखिए क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। इट्स एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर। इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, CO2 और वाटर। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल इंडस्ट्रीज जितनी होती हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन का यूज करते हैं, जनरल क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, है ना। तो बेटा जी याद रखिएगा आप लोग कि एंड प्रोडक्ट किसका क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अल्कोहल। इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी, ये ज्यादा टाइम लेता है एरोबिक वाला, ये टाइम कम लेता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सही बात है। इससे हमें, इसका मैं बता रहा हूं एक अंदाजा, इससे एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 एटीपी मिलता है। कितना? 38 एटीपी। और इससे कम मिलता है, 5-6 के करीब मिलता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन इससे कम मिलता है। एग्जाम्पल, इट अकर इन मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के अंदर ज्यादातर होता है। इसलिए होता है बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल और रेस्पिरेशन एनारोबिकली, ठीक है, ईस्ट उसके अंदर ही देखने को मिलता है। तो आप मोटा मोटा इस स्लाइड से क्या सीखे, इस स्लाइड से आपने देखा कि दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, इसका लैक्टिक एसिड है, इथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ज्यादा टाइम लेता है, ये कम टाइम लेता है। इसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, इसमें एनर्जी कम मिलती है। ये प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर, या जो ह्यूमन की जो मसल सेल्स है उनके अंदर भी होता है। मसल सेल, अच्छा आपने देखा है ना कभी कभी, आपने देखा होगा कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जनरली एक लेग डे होता है ना। कभी जो जिम जाते हैं वो रिलेट करेंगे इससे। तो जिम में जब भी लेग डे आएगा ना, लेग डे में आपको सिर्फ लेग की एक्सरसाइज करनी होती है। आपको स्क्वाट मारोगे, चाहे क्या बोलते हैं यार, लेग प्रेस, है ना, ये सारी चीजें भी एक्सरसाइज करेंगे। तो सुबह जब उठते हैं, जैसे जनरली मैंने देखा कि सैटरडे को लेग डे होता है, सैटरडे को लेग डे हुआ, संडे आ गया, है ना, संडे नॉर्मल है, थोड़ा संडे में थोड़ा थोड़ा दर्द है, मंडे को पूरा पैर बंध जाता है। क्यों? मंडे को पूरा पैर लगेगा कि पैर है ही नहीं, आप काम करोगे तो उठोगे जैसे वैसे ही दर्द होगा, चलोगे तब दर्द होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तब दर्द होगा, बैठोगे उठोगे, इवन तक मैं बड़ा ही ऑकवर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी घर में वेस्टर्न टॉयलेट होता है, किसी घर में इंडियन टॉयलेट होता है। जिनके घर में इंडियन टॉयलेट है वो बंदे को भाई साहब मान के चलिए आप, नर्क के दर्शन हो जाते हैं उठने बैठने में। वेस्टर्न वाले का तो कोई दिक्कत नहीं, आराम जाके बैठ जाता है। लेकिन इंडियन टॉयलेट में अगर आप लेग्स करके आए हैं, 2 दिन के बाद आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आप कहेंगे जैसे ही बैठेंगे, जैसे उठेंगे, वैसे लगेगा अरे रे क्या हो गया। ये क्यों होता है कि देखिए, जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती है। कैसे रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम भाग रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से जो सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती है, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मसल सेल्स के बीच में स्टोर हो जाता है। वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स के बीच में जाके स्टोर हो जाता है। अब वो स्टोर हो गया तो वो जब आप मूव करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, और वही कारण बनता है पेन का।
जो दर्द होता है उस लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने की वजह से होता है। याद रखेंगे, इजी है, थोड़ा रिलेट करते चलिए। चलिए, तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको, यहां तक को, यहाँ मेरे को तो नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या सीखा हमने। मैंने बताया कि फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक। एरोबिक टाइम ज्यादा लेता है ना, एनारोबिक टाइम कम लेता है। इसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, मैंने एग्जांपल बता दिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मिल जाएगा आपको। उसमें उसमें एनर्जी कम मिलता है एनारोबिक वाले में। उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वाटर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। किसका? एनारोबिक का। एरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। चलिए आ जाइए। हु फर्स्ट डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट? मैंने बताया। चलिए इसका तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कमेंट है मुझे, आप लोग कमेंट में बताइए। मैंने बताया, वैसे बताया है मैंने लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा। इसको आपको कमेंट में बताना है, मैं चेक करूंगा आंसर आपका। ठीक है, चल आगे देखते हैं। इन विच सेल ऑर्गेनेली डज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस? अच्छा एक चीज है, एक चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म नहीं पता है बेटा, तो विश्वास मानिए अभी तक आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सही में। अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन हो चुका होगा, अगर आप क्लास 11th में है तो, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। और अभी भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म नहीं पता, तो रियली में बेटा छोड़ दीजिए बायोलॉजी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, पता होना चाहिए आपको साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब। नहीं पता कोई बात नहीं, मेरा वन शॉट लेक्चर देख लीजिए, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, उसको देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक शॉट का वीडियो है, 3 घंटे 3.5 घंटे का वीडियो है, आराम से आप टुकड़ों में देख लीजिए, समझ आ जाएगा। हाँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया और एनारोबिक साइटोप्लाज्म। तो इसका जो आंसर है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन विच सेल ऑर्गेनेली डज एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस? साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस। अब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले टूटता है, सबसे पहले टूटता है किसमें? पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड चला जाएगा आपका, एक प्रोसेस होगा उसका नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, ठीक है, एक प्रोसेस है क्रेब साइकिल। तो ये पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। कैसे करेगा देखेंगे। क्रेब साइकिल के बाद एक प्रोसेस आएगा उसका नाम है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। ये जब 3 प्रोसेस हो जाएगा, कौन कौन सा? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं साहब? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का टूटना ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा प्रोसेस है क्रेब साइकिल, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब साइकिल, तीसरा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ईटीएस तक कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 38 एटीपी मिलेगा। कितना? 38 एटीपी। तो यही 3 प्रोसेस हमें पढ़ना है, यही 3 प्रोसेस पढ़ना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है आज के वीडियो में हम पहला प्रोसेस खत्म करेंगे, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। नाम क्या है उसका? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है आपके सामने ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, टूट के क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। ठीक है, आप देखते हैं। अच्छा, सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी आपको,
उस एनर्जी को देखना है और नोट करना है, क्योंकि हमें टोटल हिसाब कितना है, टोटल हिसाब कितना चाहिए ग्लूकोज से, 38 एटीपी का। तो चलिए देखेंगे। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या है, ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक्चुअली में 10 स्टेप रिएक्शन है ना, इसमें पूरे 10 स्टेप होते हैं। अब वो 10 स्टेप क्या है कि बच्चे याद नहीं कर पाते, ठीक है, 10 स्टेप बच्चे याद नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप अगर इस चैनल पे आए हैं और स्पेसिफिकली मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी ये गारंटी है, लेक्चर खत्म होते होते मैं आपको ये 10 स्टेप याद करवा दूंगा, पक्का, सीरियसली। कुछ नहीं करना है, कोई जादू टोटका नहीं करूंगा, कॉपी पेन लेके बैठे, जितना मैं लिखूंगा उतना आपको भी लिखना है, जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आपको भी बोलना है, ठीक है। चल, ग्लाइकोलिसिस तो पहले थोड़ा इसका थोड़ा देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस बोल रहा हूँ, लाइसिस, लाइसिस बोलिए, लिसिस बोलिए, क्योंकि वे थोड़ी टर्म इस पे सेट हो चुकी है, ग्लाइकोलिसिस बोल लेंगे, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल बनाएगा पायरुविक एसिड के, तो याद रखिए 2 मॉलिक्यूल बनाएगा पायरुविक एसिड के, क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, 6 कार्बन होते हैं एक ग्लूकोज पे। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे तीन कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे हमें, यानी कि 2 पायरुविक एसिड मिल जाएगा। इसके पास कितना है, 3 कार्बन है, ठीक है। और क्या, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। कितने स्टेप रिएक्शन होते हैं, 10 स्टेप्स रिएक्शन होता है। और क्या, इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। क्या बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथवे। एम्बेडन, मेयरहॉफ, पार्नस, ये 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहॉफ, पार्नस, आगे दिख जाएगा आपको, एम्बेडन, मेयरहॉफ, पार्नस, ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ईएमपी बोलते हैं इस पाथवे को, या इस प्रोसेस को हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। इससे हमें नेट, इससे इस प्रोसेस के बाद हमें 2 एटीपी मिलता है, नेट। नेट कितना, 2 एटीपी। और टोटल एटीपी हमें 4 मिलता है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल और नेट क्या, बता रहा हूँ। टोटल हमें 4 एटीपी मिलता है और नेट 2 एटीपी। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें 4 एटीपी टोटल मिलता है, ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एटीपी खर्च करनी पड़ती है। उस प्रकार से जैसे कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं करियर बनाने के लिए, है ना, कि कोई कोई बीबीए करता है, बीटेक करता है, वैसे बीबीए करने के बाद कोई करियर नहीं बनता है ना। तो आप लोग पैसा लगा रहे हैं अपने ऊपर कि कल को आपको नौकरी लग जाए, या आपके पास एक स्किल आ जाए जिसकी वजह से आपको नौकरी लग जाए, यही होगा अल्टीमेटली गोल, आपका पैसा कमाना ही है ना। तो पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, ये जीवन का सच्चाई है। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, पहले रिस्क लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सेल भी क्या करता है, उसको पता है ग्लूकोज से एनर्जी लेना है, तो उस पहले एनर्जी खर्च करता है ना। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एटीपी लगती है। कितनी एटीपी लगती है, तो 2 एटीपी लगती है टोटल। और हमें टोटल मिलता कितना है, फायदा कितने का होता है, 4 का। तो 2 तो हमारा इन्वेस्टमेंट था और 4 हमें मिला, तो 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो नेट हमारे पास कितना मिला, 2 एटीपी। ये आगे समझ में। तो टोटल एटीपी 4, नेट एटीपी 2, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। कहने का मतलब क्या कि ग्लाइकोलिसिस जब भी स्टार्ट होगी तो उस पर 2 एटीपी खर्च होगी, पहले 2 एटीपी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 एटीपी मिलेगा। तो 4 एटीपी आपका फायदा थोड़ी ना है, आपका फायदा तो 2 एटीपी का है, क्योंकि 2 एटीपी आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं,
इसीलिए जो नेट एटीपी का गेन होता है वो 2 एटीपी का होता है। अब आया समझ में? इजी है। क्या क्या बताया मैंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और टूट के 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। कितने स्टेप का रिएक्शन है? 10 स्टेप का रिएक्शन है, और ये 10 स्टेप का रिएक्शन मैं आपको याद करा के जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे, एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस, एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे, एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस। ये साइंटिस्ट के नेम थे, दिख जाएगा आपको। यहाँ पे हमें जो नेट एटीपी का जो फायदा होता है वो कितने एटीपी का होता है? 2 एटीपी का होता है। इसके बाद टोटल एटीपी कितनी मिलती है? 4 एटीपी मिलती है ना। इसके अलावा हमें एक और चीज मिलता है, वो अभी याद कर लीजिए, उसका नाम है 2NADH2 मॉलिक्यूल। 2 NADH मॉलिक्यूल, NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है हमें। ठीक है, क्या होता है बताऊंगा। अच्छा, इसको अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आ, आप जैसे कोई बिजनेस करते हैं, है ना, बहुत लोग अपना अपना बिजनेस करते हैं। क्या होता है कि किसी से पैसा लेना है आपको, है ना, तो बहुत लोग पैसा देते हैं, या तो कैश दे देंगे आपको, है ना। ऑप्शन एक ये है आपके पास कि आप कैश ले लीजिए उससे, कैश दे दिया उसने। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम यूपीआई करेंगे, यानी कि पेटीएम से देंगे, या चाहे फोन पे, गूगल पे, किसी का भी यूज करके आपको पेमेंट देंगे। तो एक पैसा तो आपका पेमेंट के थ्रू आया, यूपीआई के थ्रू आया, वो पैसा क्या आपके हाथ में मिला? नहीं। अगर मैं कहता हूं कि उस पैसे को कैश कराना है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बैंक में, बैंक के पास जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, कैशियर को देंगे, कैशियर आपको कैश दे देगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ये NADH2 मॉलिक्यूल ऐसा है, ये मान के चलिए ये फोन पे आया हुआ पैसा है, फोन पे चाहे गूगल पे आया हुआ पैसा है। इसको कैश कराने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कैशियर के पास। वो कैशियर कहां बैठा है? वो कैशियर बैठा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कि इन NADH2 मॉलिक्यूल से पैसा ले सके, एटीपी ले सके, एनर्जी ले सके। इसीलिए बस ये थोड़ा दिमाग में रखिए, ये बस एग्जांपल याद रखना है कि इसके पास पैसा तो है, लेकिन यूपीआई वाला पैसा है, ये कैश फॉर्म में नहीं है। कैश फॉर्म इन द सेंस एटीपी के फॉर्म में नहीं है। कैश का मतलब यहाँ पे एटीपी है। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गया ग्लाइकोलिसिस के बारे में। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या? हाँ, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? पायरुविक एसिड में। 2 स्टेप तो आपको यही से याद होगा, ग्लूकोज और पायरुविक एसिड। आपको बीच के 9 स्टेप याद करने हैं अब, है ना। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। टर्म ग्लाइकोलिसिस, टर्म ग्लाइकोलिसिस originated originated from the Greek word glycose, जिसका मतलब होता है शुगर, जिसका मतलब क्या था? शुगर, एंड लाइसिस, जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय जी एम्बेडन, ओ मेयरहॉफ, जे पार्नस। ठीक है, इसका पीछे वाला नाम लिखिए, एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि ईएमपी पाथवे एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, याद रखना आपको बात। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बता दिया, इन प्रेजेंट एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा, भले वो एरोबिक करे चाहे एनारोबिक करे, इसमें कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं है। बैक्टीरिया भी ग्लाइकोलिसिस करते हैं, सेम जगह पे करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही करते हैं। In this process, glucose undergo partial oxidation to form 2 molecule of pyruvic acid. हो गया। In plant, this glucose is derived from the sucrose, which is the end product of photosynthesis and form storage carbohydrates. Sucrose is converted into glucose. देखिए, ग्लाइकोलिसिस है तो कहां से स्टार्ट होगा? ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाता है, लेकिन वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रोज के पास होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है। क्या होता है डाइसैकेराइड? ये सब मैंने
बायोमोलिक्यूल में समझा दिया है। तो सुक्रोज के पास क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये है। अब सुक्रोज के फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है अपने ग्लूकोज को। अब क्या करेगा, एक एंजाइम आता है उसका नाम है इन्वर्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ के कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ग्लूकोज अपना ग्लाइकोलिसिस में जाता है, फिर ग्लूकोज अपना ग्लाइकोलिसिस में जाता है। तो याद रखिएगा, प्लांट के अंदर क्या होता है, पहले सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो टूटता है, किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। ठीक है, चल वही लिखा है, sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase and these two monosaccharide readily enter in the glycolytic pathway, glycolysis में जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस अक्कर इन, बताइए इसका आंसर बताइए आप, खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, कहां पे होता है ग्लाइकोलिसिस, दिमाग लगाइए, ग्लाइकोलिसिस होता कहां है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मेरी गलती हुई है। एक ऑप्शन हटाइए, गोल्गी बॉडीज वाला ऑप्शन हटा लीजिए और लाइसोसोम वाला। यहाँ पे लिखिए साइटोप्लाज्म और यहाँ पे लिखिए आप एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, अब बताइए, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया ये, कोई बात नहीं। तो सबने आंसर लगा दिया होगा, आंसर है इसका साइटोप्लाज्म। विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब बताइए, इसका तो आंसर बता ही देंगे आप। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताना है आपको। अगर आपने लेक्चर को सही से देखा है अभी तक तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे। चलिए ग्लूकोज आर, अच्छा अब स्टेप आता है, अब तो पहले स्टेप समझा देता हूं मैं आपको। पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये लेगा एक एटीपी, क्या लेगा, एटीपी, है ना, पैसा लग रहा है, एटीपी लेगा। एटीपी लेगा, एटीपी में से क्या करेगा, देखिए एटीपी को ध्यान से देखिए, इसके पास 3 फॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एक एटीपी लेगा इसका, इसका एक एटीपी लेगा। जैसे ही एटीपी में से एक फॉस्फेट निकल गया, ये बन जाएगा एडीपी, ये बन जाएगा एडीपी, है ना। क्यों एडीपी बना, क्योंकि इसका एक फॉस्फेट ग्लूकोज ने ले लिया, और ग्लूकोज जब एक फॉस्फेट ले लेगा तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, कितना इजी है। ग्लूकोज ने एक एटीपी एटीपी लिया, एटीपी में से फॉस्फेट को लिया और अब जोड़ लिया अपने छठे कार्बन पे, अपने 6 कार्बन पे इसने फॉस्फेट को जोड़ लिया। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा वैसे इसका नाम पड़ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब मैं थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, है, बस आपको शो करना चाहता हूँ कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है और कुछ नहीं। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा कि आपको पता है ग्लूकोज बनाना कोई बड़ी ये इन सब स्टेप के लिए कुछ ज्यादा जरूरत है क्या, इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहा। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, कहाँ बताया, बायोमोलिक्यूल बनाने बनाते कैसे है वो देख लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। तो कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन को ऐसे रखूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जितने कोने हैं, जितने ये कॉर्नर दिख रहे हैं उस पर कार्बन होता है, इतना पता है आपको। तो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन वाला बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक कार्बन ऊपर जाता है ऐसे, CH2OH, ये होता है CH2OH। यहाँ पे HOH, HOH, HOH,
HOH। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 कार्बन। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन में 6, C6H12O6। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11, 11 और 1 12। ये हो गया, हाइड्रोजन भी 12 है, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें फॉस्फेट जुड़ा है। फॉस्फेट किस कार्बन पे जुड़ा है? 6 कार्बन पे जुड़ा है। 6 कार्बन वो है, OH लगा है। तो OH में का जो H है, H को हटा के मैं लगा दूंगा फॉस्फेट। OH में जो H है उसको हटा के मैं लगा दूंगा फॉस्फेट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, मर्जी है आपकी, मैं इसमें फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको केमिकल स्ट्रक्चर आना ही चाहिए, लेकिन हाँ, बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। HCH2O और फॉस्फेट है, तो इसीलिए एक फॉस्फेट जुड़ गया। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ गया। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा यहाँ पे बहुत इजी है, HOH तो लगाना है। HOH कितना आसान है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चल, ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो एक स्टेप याद करा दिया मैंने। क्या है स्टेप? कि ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब क्या, अच्छा, एक यहाँ पे एक एंजाइम यूज आता है, एंजाइम का नाम लिख लीजिए। यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उसका यूज है, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। ठीक है, बहुत पूछा जाता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज के बारे में। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल थोड़ा नखरे वाला बनता है। नखरे वाला इन द सेंस कि इसको ना अपनी शक्ल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि यार मैं क्या करता हूँ यार, ग्लूकोज हूँ आज, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, आज मैं फ्रुक्टोज बन जाता हूँ। अब फ्रुक्टोज क्या होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल में बता चुका हूँ। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो सेम होता है, C6H12O6। उसका भी C6H12O6। बस दोनों में डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर, है ना। तो नहीं पता बेटा, तो मान के चलिए कि दोनों आइसोमर है एक दूसरे के, है ना। क्या है? आइसोमर। आइसोमर समझते हैं ना, कि जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो उसी प्रकार से ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर है, तो एंजाइम जो यूज आएगा उस एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। उस एंजाइम का नाम है आइसो आइसोमरेज। ठीक है, एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो स्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। तो बताइए, ये आगे समझ में आपको? यहां तक तो दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार लिखिए अपने हाथ से। एक बार अपने हाथ से लिख के देखिए। बिल्कुल शर्माना नहीं है बेटा, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार आपको भी लिखना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लिखिए 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 लिखिए। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं होगा,
ये बोलेगा भाई जब ग्लूकोज ने एक एटीपी लिया तो मैं भी एक एटीपी और लूंगा। हम कहे भाई जब तो हमने ग्लूकोज का नखरा सह लिया तो तुम भी अपने नखरे दिखा लो, क्या दिक्कत है, चलो तुम्हें भी एटीपी दिए। फ्रक्टोज भी एटीपी लेगा, एक एटीपी लेगा और उसका एक फॉस्फेट लेगा और एडीपी बना के भेज देगा। ठीक है, एटीपी लिया, एडीपी बना के भेज दिया, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब आप खुद सोचिए 1,6 बिसफॉस्फेट का मतलब क्या होता है। देखिए 6 कार्बन पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट था, 6 कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट था। अब एक फॉस्फेट कहां पे आ गया, कार्बन नंबर 1 पे। तो कार्बन नंबर 1 कौन सा है, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 1 वो ये है, 2 ये, 3, 4, 5 और ये 6। तो कार्बन नंबर 1 तो ये है, कार्बन नंबर 1 ये है। अब इस पे फॉस्फेट जाके जुड़ गया, इस पे फॉस्फेट जाके जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है मैं इसको हल्का सा साइड करके ऐसे इस O को हटा के यहाँ पे एक फॉस्फेट जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, बन जाएगा ना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ऐसा होगा उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया आपको, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो एक बार फटाफट मेरे साथ बिल्कुल तसल्ली के साथ बोलिए, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहां पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, फ्रक्टोज के पास कितने कार्बन होंगे। तो आप बोलेंगे कि ग्लूकोज के बाद जब 6 कार्बन थे, उसी का तो आइसोमर है फ्रक्टोज है, तो इसके पास भी 6 कार्बन होंगे, इसके पास भी 6 कार्बन होंगे। मैंने कहा ठीक है आप ठीक बोल रहे हो, गलत नहीं बोले, 6 कार्बन। मैं पूछ रहा हूँ फॉस्फेट कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2 फॉस्फेट है, एक कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 6 पे, तो 2 फॉस्फेट है। अब ये फ्रक्टोज बोलेगा भाई कार्बन नंबर 6 कार्बन है, 2 फॉस्फेट है, तो 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा, मैं 2 तरह के मॉलिक्यूल बनाऊंगा। ये फ्रक्टोज बोल रहा है, ये कल का आया हुआ लड़का कह रहा है कि मैं 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा, मुझे कार्बन 6 को एक साथ अच्छा रखना पसंद नहीं है। तो हमने बोला ठीक है बना लो, बना लो। अब ये फ्रक्टोज 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अब वो 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, तो वो 2 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास 3 कार्बन होगा, 1 फॉस्फेट होगा, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। तो उस मॉलिक्यूल का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास 3 कार्बन 1 फॉस्फेट होता है उसको ट्राइओस फॉस्फेट बोलते हैं बेसिकली। तो 2 ट्राइओस फॉस्फेट बनाएगा, एक को बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरे मॉलिक्यूल का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके पास 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, इसके पास भी 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है इनके स्ट्रक्चर में, मैं बता दूंगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3। अच्छा ग्लिसरॉल पता है आपको, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं ये बताइए। नहीं आता, क्यों नहीं आता, बायोमोलिक्यूलर मैंने कराया है। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, देखो इधर आ जाओ। हम्म, कहाँ लिखो, कहाँ ग्लिसरॉल,
ऐसा होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, देखिए 3 कार्बन और तीनों पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि एक एक OH ग्रुप है। ये भगवान, ये चीटी कहां से आ रही है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल है। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड, क्या लिखा है, ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल में ही एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए। तो इस OH को हटा के, इस OH को हटा के मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा CHO, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ये ग्लिसरॉल से ग्लिसरल्डिहाइड बन गया, यानी कि OH की जगह मैंने वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, मतलब पूरा कार्बन हटा के एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो कार्बन 1 2 3, तीसरे पे क्या है, फॉस्फेट है, तीसरे पे क्या है, फॉस्फेट है। तो H को हटा के मैं लगा दूंगा यहाँ पे फॉस्फेट लगा दूंगा, H को हटा के लगा दूंगा फॉस्फेट लगा दूंगा ऐसे। इसका नाम पड़ जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की बात की जाए तो इसका भी स्ट्रक्चर कोई ज्यादा खास वो टफ नहीं है, इसी की तरह है। उसको मैं हल्का से, अच्छा ये तो उतार लिया होगा ना आप लोगों ने, इसको मैं हल्का से चेंज करना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ, ऊपर वाले को हटाता हूँ। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, CH2OH। ठीक है, पहले ग्लिसरॉल की तरह बीच में लगा दे रहा हूं कीटोन, और यहाँ पे CH2O और एक लगा दूंगा फॉस्फेट, एक लगा दूंगा फॉस्फेट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन है ये, एसीटोन है। डाई हाइड्रोक्सी, 2 OH थे, एक OH ऊपर था, एक OH नीचे थे, लेकिन उस डाई हाइड्रोक्सी एक OH के H को हटा के P लगा दिया, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये है आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब एक बार ध्यान से देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसको और इसको, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क है क्या, बस एक फंक्शनल ग्रुप को हटा दे तो फर्क किस चीज का है, फर्क किस चीज का, आप खुद देखिए इसमें। एक काम कीजिए, सबसे पहले कार्बन काउंट कीजिए, उसके पास 3 कार्बन, इसके पास भी 3 कार्बन। ठीक है, उसके पास ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, तो एक OH का O है, एक बीच में O है और एक नीचे O है, यानी कि 3 ऑक्सीजन इसके पास है। इसके पास ऑक्सीजन देखिए, इसके पास भी 1 2 3, इसके पास भी 3 ऑक्सीजन है। फॉस्फेट, इसके पास एक फॉस्फेट, इसके पास भी एक फॉस्फेट। हाइड्रोजन 2 3 5, मतलब 2 है ना, 2 3 और 2 5, 5 हाइड्रोजन इधर, 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, कार्बन भी बराबर, फॉस्फेट भी बराबर है। तो ये आपस में ना कन्वर्ट होते रहते हैं, ये इधर चला जाएगा इधर, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, और बाद में यही होगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या चाहे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब 2 मॉलिक्यूल काम करेंगे एक साथ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, अब वो रिएक्शन में आगे जाएंगे। क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या क्या बताया। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज एटीपी लेगा, बना लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी लेके क्या बना लेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहेगा कि जब भाई ग्लूकोज ने एटीपी लिया, तुमने कुछ नहीं बोला, हम भी एटीपी लेंगे, तो फ्रक्टोज भी एटीपी लेगा, जैसे ही एटीपी लिया बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये 3 कार्बन एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल में टूटेंगे, यानी कि ट्राइओस फॉस्फेट में टूटेंगे, तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, ये हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हो गया। दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, दोनों, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, कन्वर्ट हो सकते हैं, और बाद में यही होगा कि एक चेंज होकर ये बन जाएगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। मान लीजिए अरे एग्जांपल लेना ही क्यों, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लेते ना। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है, याद रखना आपको, और ये बनेगा भी। तो जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो एक मॉलिक्यूल तो पहले से था, और ये जो दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो था वो भी चेंज हो गया, तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के।
है ना, और वही रिएक्शन में आगे जाएगा। चलिए, अभी तक क्या क्या देखा एक बार लैंग्वेज में समझ लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला स्टेप। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। और उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मेरे साथ बोलिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अभी तक क्या क्या याद कर लिया? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ये टूटेगा दो मॉलिक्यूल में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए लेक्चर के बाद। ठीक, चलिए, तो आपको 5 स्टेप मैंने क्लियर करा दिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। देखिए, उसके बाद क्या हुआ? आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू, देखिए क्या लिखा है, आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अपने आइसोमर में जाके बदल जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जाके चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही स्टेप बच्चों को कंफ्यूज करता है। ग्लाइकोलिसिस में यही स्टेप जो है बच्चों को कंफ्यूज करता है कि आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं, यही है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। चलिए, एक बार थोड़ा सा मैं आपको इस फॉर्म में दिखा देता हूं, ये देख लीजिए एक बार। ऐसा होता है कुछ, कुछ ऐसा होता है। ग्लूकोज देख लीजिए, कहाँ है, कहाँ है ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोज देख लीजिए, इसमें एच नहीं दिखाया गया है। तो ये कॉमन सेंस होता है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉमन सेंस है। जहां मतलब कि डंडा खींचा तो समझ लो एच है वहां पे। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देख लीजिए, फॉस्फेट कहाँ जुड़ा है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई ज्यादा फर्क नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। उसके बाद, उसके बाद फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट देख लीजिए। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, स्ट्रक्चर देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज इसको लगे कीटोज, एल्डोलेज, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। अच्छा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल मिले वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड बोल लीजिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बोल लीजिए। तो ठीक है, अब क्या हुआ? वहीं पे चलूं क्या? नहीं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। इसके बाद क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो चेंज हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अच्छा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब ये मॉलिक्यूल बन रहा था, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पे एक हमें NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है? NADH2 मॉलिक्यूल। तो एक NADH2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से मिलेगा, वहां पे 2 मॉलिक्यूल थे, तो कितने हो गए? 2 NADH2 मॉलिक्यूल हो गए। कहने का मतलब क्या है यार, मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग को? देखो, वो स्टेप याद है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, हो शिट शिट शिट,
ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अभी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, है ना, ये किस में चेंज हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फो, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में बदल रहा है। यहां पे हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है, NAD मॉलिक्यूल आता है, NAD मॉलिक्यूल आता है, NADH2 बन के निकल जाता है, NADH2। तो आपको दिख रहा है एक है, आपको NADH2 मॉलिक्यूल एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 भी लिखा है, तो यहाँ पे टोटल कितने मिल जाएंगे हमें, 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है एक साथ। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिल गए। अब ध्यान से देखिए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। अब ये कहेगा कि एक फॉस्फेट मैं दान कर रहा हूँ, एक फॉस्फेट दान कर रहा हूँ। अब दान करने के लिए कोई आएगा, वो आएगा ADP। क्या आएगा, ADP आएगा। ADP आके बोलेगा, ADP आके बोलेगा एक काम करो मुझे दे दो फॉस्फेट। ADP फॉस्फेट दिया, बन गया ATP, बन गया ATP। ATP बना, ATP बना, और बनने के बाद बन जाएगा ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे आपको ATP मिल गया। कितने ATP मिले, कितने ATP, एक ATP नहीं, 2 ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के साथ चल रहा है, सबके सामने 2-2 लिखना जरूरी है भाई। तो यहाँ पे 2 ATP मिल गया आपको पहले ही स्टेप में। देख रहे हैं, एक बार पैसा लगाया आपने, एक बार पैसा आते ही इन्वेस्टमेंट खत्म। आपने 2 ATP लगाए थे, खर्च किए थे, 2 ATP का हिसाब खत्म। आपने एक बार में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट वाला दे दिया। चलो भाई, अब जो मिलेगा वो मेरा फायदा होगा, अब जो मिलेगा वो मेरा फायदा होगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सबके 2-2 मॉलिक्यूल, सबके 2-2 मॉलिक्यूल है, याद रखना है, सबके 2-2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको हो सकता है दिक्कत कहां आ रहा है, मेरे को लग रहा है आप यहां से कंफ्यूज हैं, पक्का यही से कंफ्यूज है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, होता है, सबके साथ होता है। ये बार फटाफट एक बार टॉपिक जैसे खत्म होगा ना, वैसे याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं बता रहा हूँ। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल रखना है दिमाग में, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिले हैं हमारे पास। कैसे मिले हैं, एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, ऑलरेडी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रेजेंट था, वो वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। तो हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं। वो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दोनों ही बनाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये अपना ATP देगा, तो 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों अपना ATP देंगे, तो 2 ATP मिल जाएंगे। मतलब कि 2 फॉस्फेट देंगे बेसिकली, तो दोनों मॉलिक्यूल जब फॉस्फेट देंगे तो 2 ATP मिल जाएगा हमें, तो 2 ATP मिल गया। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि बिस है ना, बिस में से एक निकाल देंगे तो एक ही बचेगा, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, याद रखना आपको थोड़ा सा, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है, ये बनाएगा क्या, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल। तो जब पायरुविक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पे भी अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा, ये यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज करेगा, तो यहाँ पे भी ADP आएगा और ATP बन के निकल जाएगा।
कितने एटीपी? 2 एटीपी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी 2 एटीपी मिल गए। 2 एटीपी यहां मिले, 2 एटीपी यहां मिले, तो 4 एटीपी टोटल मिल गए हमें। और 2 एटीपी हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, तो 2 एटीपी माइनस कर दीजिए, नेट कितना? 2 एटीपी। नेट कितना? 2 एटीपी। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, यहाँ पे खत्म होता है। पायरुविक एसिड मिल गया। अब मैं फटाफट, मेरे साथ रिवाइज करना है आपको फटाफट एक बार बेटा। ग्लूकोज, बोलिए बोलिए बोलिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम हेक्सोकाइनेज, एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल आगे बढ़ेंगे रिएक्शन में, क्या बनाएंगे? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे एक एडीपी आएगा, एटीपी बन के निकल जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड, एक एटीपी यहाँ पे भी मिल जाएगा, 2 एटीपी। बताइए बताइए बेटा, कहीं डाउट है आपको? कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, अगर यहां तक समझ आ गया आपको तो देखिए, ये पूरा देखिए केमिकली कितना ऐसा दिखता है। जब आप जाएंगे बीएससी में, अगर आप बीएससी करते हैं, चाहे एमबीबीएस भी करेंगे, चाहे कोई सा भी मेडिकल फील्ड में कंटिन्यू करते हैं आपको, तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट ईयर में, बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में 100% ग्लाइकोलिसिस आता ही आता है। और आप दोबारा इस लेक्चर पे आएंगे, मेरे को पक्का विश्वास है, अगर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो दोबारा इस लेक्चर पे आएंगे और इस लेक्चर को देखेंगे आप। इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे कब? जब आपका एग्जाम आने वाला होगा। और आप उस टाइम स्टेप नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये सारे स्टेप देखे जाएंगे, ये सीख के जाएंगे आप, ये सब, ये स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर बनाना। तो अभी से याद करते चलो, उस टाइम ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इसमें एक टेबल है, इसमें एंजाइम बता रखा है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो हेक्सोकाइनेज, ये सारे एंजाइम है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, एक बार स्टेप वाइज देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे, लेक्चर खत्म कर देता हूं मैं। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि किस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, और किस स्टेप में एटीपी मिलता है, वो बताइए। 2 स्टेप में एटीपी मिलता है और 1 स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग। हाँ, एक चीज है कि हमें ग्लाइकोलिसिस से मिला क्या क्या, एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसका समरी दे देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिले, 4 एटीपी मिला, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, नेट की बात की जाए तो नेट 2 एटीपी है। तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का आउटकम था। चलिए, आज के लिए नहीं रखते हैं। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस क्लियर हो गया होगा। ग्लाइकोलिसिस कुछ नहीं है, आप स्टेप को ध्यान से देखिए, लेक्चर को अगर ध्यान से सुना आपने तो आपको स्टेप याद हो गया होगा। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट कीजिएगा, जितने क्वेश्चन बताएं उसको कमेंट में देखता हूं, मैं पर्सनली चेक करता हूं मैं सारे कमेंट आपके। तो बेटा कमेंट करना भूलिएगा मत, और लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे ये पोर्शन समझ नहीं आया। तो लाइव लेक्चर में अगर आप प्रेजेंट हैं और आपने याद दिला दिया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।